नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के आज के 7वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के संदर्भ में सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए पहला जो अध्ययन विधि है, अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः विधि शब्द से एक जो ग्राह्य होगा वो यहाँ पर तरीका या प्रणाली का हम ग्रहण कर देंगे। विधि क्या है? विधि एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन प्रक्रिया को संचालित करता है। हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षार्थी का अध्ययन करना। इस अध्ययन को पूरा करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अलग अलग विधियों का उपयोग करता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं और व्यक्ति का सुबह से लेकर के शाम तक का क्रियाकलाप भी एक जैसा नहीं है और व्यक्ति का जो क्रियाकलाप होता है उस क्रियाकलाप में प्रदर्शित होने वाला उसका व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता है। फलतः शिक्षा मनोविज्ञान भी अपने अध्ययन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विविध विधियों का प्रयोग करता है और सीटेट के पाठ्यक्रम में या फिर अन्य राज्य सरकारों के द्वारा आयोजित टीईटी के पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान जो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य है इससे संदर्भित मनोविज्ञान के अध्ययन विधियां अनिवार्यतः पूछी जाती हैं। उसको ध्यान में रख करके और बीएड के पाठ्यक्रम में यह समाहित है। तो इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम जानेंगे कि विधि क्या है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि विधि जब विज्ञान की श्रेणी में हम मनोविज्ञान को ले जा रहे हैं और अध्ययन विधियों को ले आएंगे तो एक चीज हमें स्पष्टतः ध्यान रखना चाहिए कि मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। एक जो प्योर साइंस होता है वह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विशुद्ध विज्ञान होते हैं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनका जो संबंध होता है वो तमाम भौतिक पदार्थों से है। उन पदार्थों में जीवन, ये तो कह सकते हैं सजीवता होती है लेकिन मानवीयता नहीं होती है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानवीय जीवन शैली से है। इसलिए सामान्यतः जब मनोविज्ञान दर्शन से अलग हुआ और इसमें कल्पना, अनुमान, अंधविश्वास या सामान्यतः जो विश्वास के आधार पर, धारणाओं के आधार पर चलना हम कम किए, खत्म किए, धीरे धीरे प्रयोग के तरफ उन्मुख हुए, तब दर्शन शास्त्र से अलग अपना अस्तित्व बनाया मनोविज्ञान। और इसी मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान जो कि शैक्षिक परिस्थिति में कल्पना लोक से अलग उठकर, अनुमान से अलग हटकर, अंधविश्वास से अलग हटकर और एक जो धारणा या परंपरा बनी हुई है उन परंपराओं से अलग हटकर वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है शिक्षार्थी के संदर्भ में। यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाजशास्त्री एक हैं अगस्त कांटे। इन्होंने स्पष्टतः कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे भी यह इनके बातों से पुष्ट होता है कि मनोविज्ञान जब विज्ञान हो गया, विज्ञान की श्रेणी में आ गया, तब किसी मान्यता, किसी संदर्भ, किसी धारणा या किसी परंपरा से बहुत ज्यादा लेना देना न रख करके ये तात्कालिक परिस्थिति का अध्ययन करता है और इस अध्ययन के लिए कुछ विधियों को अपनाता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो हम एक तो शिक्षा जानते हैं, विज्ञान जानते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान सामान्यतः जिसमें कार्य और कारण का अध्ययन हो, जिसका अवलोकन हो, जिसका निरीक्षण हो। हम पिछले विज्ञान का बारे में हम पिछले दूसरे व्याख्यान में विस्तृत रूप से चर्चा कर लिए हैं।
इसलिए यहाँ दोहरा नहीं रहे हैं। आप विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान इनके संबंध को देखने के लिए आप दूसरा तीसरा व्याख्यान को देखें, उसमें स्पष्टतः रखा गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्यतः शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ विधियां ऐसी हैं जो आत्मगत या फिर आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, जैसे कि अंतर्दर्शन विधि या गाथा वर्णन विधि। उसी प्रकार से कुछ वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, या आप कह सकते हैं कि जो अवलोकन पर आधारित हैं। इस प्रकार से सामान्यतः इन विधियों को दो भागों में बांटेंगे। जैसे जैसे विधियों का हम अध्ययन करेंगे उनके अवस्थिति के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्यतः कौन कौन सी विधियां हैं। साथियों, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो शैक्षिक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक कार्य किए हैं, उन्होंने अपने क्रियाकलाप के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ विधियों का निश्चय किया है। जैसे पहला है इसमें अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। दूसरा है बाह्य निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। अंतर्दर्शन मतलब अपने आप को देखना। बाह्य निरीक्षण का तात्पर्य है दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। तीसरा है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें कार्य कारण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कोई कार्य है तो क्यों और किस कारण से घटना घटित हो रही है। तीसरी है व्यक्ति इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड इसको बोलते हैं। केस स्टडी मेथड भी ये कहीं कहीं कहलाता है। इसका आप सर्वोत्तम उदाहरण जो तारे जमीन पर फिल्म है, इसमें उस बच्चे के समस्या के अध्ययन के लिए उसका अध्यापक जो कार्य अपनाता है, जो विधि अपनाता है शिक्षा मनोविज्ञान की, वही विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। फिर पांचवा है गाथा वर्णन विधि। इसको जो है सामान्यतः आत्मगत विधि के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें व्यक्ति जो कुछ भी घटनाक्रम उसके जीवन में घटित होता है उसको बताता है, समझाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। और फिर छठा है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में व्यक्ति की समस्या घट बढ़ किस अवस्था में कैसे रहती है, इनका अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः मानवीय जीवन की अवस्थाओं को से जोड़ करके इस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। इसमें दो किन्हीं समस्याओं परिस्थितियों की तुलना करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। फिर इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार शब्द से आप परिचित हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने कुछ प्रश्न रख करके प्रश्नावली और प्रश्नों के माध्यम से उत्तर जाना जाता है। उसके हाव भाव भाव भंगिमा के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। फिर उपचारात्मक विधि है, क्लिनिकल मेथड। ये मनोविज्ञान की सबसे विश्वसनीय विधियों में से एक है उपचारात्मक विधि। इसके अंतर्गत किसी भी घटनाक्रम के कारणों का अध्ययन किया जाता है। फिर परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड है। परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, बुद्धि, मानसिक योग्यता, क्षमता इत्यादि चीजों का ज्ञान किया जाता है। फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि, ये साइको एनालिटिकल मेथड है, बहुत प्रसिद्ध है और इसी के नाम से एक सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद नामक संप्रदाय का प्रवर्धन किया। इसमें व्यक्ति के मनस्थिति का विश्लेषण किया जाता है। फिर 12वां है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर बना करके और उत्तरदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उत्तरदाता उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, फिर अध्ययनकर्ता किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रकार से मुख्यतः इन विधियों का उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है और इन विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम क्रमशः इन विधियों का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले आज अंतर्दर्शन विधि के बारे में जानते हैं। साथियों, अंतर्दर्शन विधि जो है वो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। जैसा कि हम एक सामान्य परिचयात्मक रूप से जब तीसरे चौथे व्याख्यान में चर्चा किए थे, तब देखा था कि मनोविज्ञान को धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग करने में अध्ययन की विधियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें दो जो मुख्य गुरु शिष्य हुआ करते थे, जिसमें विलियम वुंट थे और टीचनर थे। इन लोगों ने सहकर्मी के रूप में बहुत दिनों तक कार्य किया और 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना की और इन्होंने ही इस अंतर्दर्शन विधि को जन्म दिया।
और ये संरचनावादी कहलाते थे। इन्होंने जो मानसिक प्रक्रिया है इसकी संरचना कैसे होती है इन बिंदुओं पर कार्य किया और कैसे-कैसे धारणाएं, मानसिक प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप व्यक्ति के संचालित होने के जो आधार होती है मानसिक प्रक्रियाएं, उनकी संरचना कैसे होती है, इन बिंदुओं पर इन्होंने कार्य किया। करने के बाद अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को इन्होंने जन्म दिया। इन्होंने विलियम वुंट थे और इनके जो है शिष्य थे टीचनर। इन लोगों ने मिल करके इनका जो समूह है, संप्रदाय है मनोविज्ञान का, वो संप्रदाय संरचनावाद कहलाता है। इस श्रृंखला में जो हम संप्रदायों के विषय में चर्चा करेंगे तब उनके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे क्रमशः। आज सिर्फ अंतर्दर्शन विधि के बारे में जानते हैं। ये 3 चीजें हमें स्पष्ट करनी है। एक तो अंतर्दर्शन विधि अनुप्रयुक्त जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है इस क्रम का सबसे प्राचीन विधि है। दूसरा, अंतर्दर्शन विधि संरचनावादियों के द्वारा अध्ययन प्रक्रिया में लाई गई। जो स्ट्रक्चरलिज्म है, एक जो मेंटल प्रोसेस है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मानसिक प्रक्रियाएं कैसे जो है संचालित होती है, बनती है, इनके बारे में अध्ययन करने वाले विधि जो है अंतर्दर्शन विधि है। और तीसरी, अंतर्दर्शन विधि में आत्मनिरीक्षण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, अंतर्दर्शन का अर्थ क्या है, अंतःनिरीक्षण या अंतःदर्शन। अंतर्निरीक्षण से तात्पर्य अपने आप में देखना, टू लुक विद इन, अवर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपना स्वयं का कार्य व्यवहार कब कैसे घटित हो रहा है, इन चीजों का अध्ययन करने वाली जो विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि। तो संरचनावादियों की विधि है और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सर्व प्राचीन विधि है और इसमें अपने आप का निरीक्षण स्वयं करना होता है। ये 3 चीजें इसमें ध्यान रखने वाली चीज है। और यह भी ध्यान रखने वाली है कि पहली प्रयोगशाला में जब संरचनावादियों ने अध्ययन विधा का आरंभ किया था तब इस विधि को प्रथमतया प्रयोग में लाया था। इस पद्धति में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करता है। अंतर्निरीक्षण में व्यक्ति स्वयं अपने अनुभवों का स्मरण और अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। स्पष्टतः एक जो होता है प्रयोगकर्ता होता है, जो किसी वस्तु स्थिति में कार्य क्षेत्र में प्रयोग करता है, उसका जो है प्रयोज्य जो है वो अलग होता है। हमेशा 2 चीजें होती है, एक प्रयोगकर्ता, कोई अध्यापक, कोई रिसर्चर होगा, प्रयोग करेगा किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी परिस्थिति के ऊपर। लेकिन अंतर्दर्शन विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाएं हमारी कैसी संचालित होती हैं, कब हमें गुस्सा आता है, कब हम खुश होते हैं तो हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होती है, मानसिक स्थिति कैसी होती है, दुखी होते हैं तो हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति कैसी होती है, हमें जब भूख लगती है तब हमारे व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, जब खाना खा के हम भरपूर स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं तब हमारी मानसिक प्रक्रियाएं कैसी होती है। इन तमाम जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, एक मेंटल प्रोसेस है, इसका ये ऑब्जर्वेशन स्वयं हम करते हैं और एनालिसिस, विश्लेषण भी हमें स्वयं करना होता है और वर्णन उसको प्रस्तुत करना होता है। तो व्यक्ति स्वयं अपने अनुभवों का स्मरण करता है और भावनाओं का मूल्यांकन करता है। ऐसी विधि है अंतर्दर्शन विधि। साथियों, इस अंतर्दर्शन विधि के कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर ये शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि के रूप में प्रथमतया उपयोग में लाया गया। ये कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली, व्यक्ति स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में समर्थ हो पाता है। अर्थात व्यक्ति कब कैसी परिस्थिति आती है तो खुश रहता है और कैसी परिस्थिति आती है तो दुखी होता है, यह यदि कोई व्यक्ति जान पाता है तो नकारात्मक विचारों, नकारात्मक परिस्थितियों, नकारात्मक स्थानों और नकारात्मक व्यक्तियों के साथ मिलने से बचेगा, नकारात्मक परिस्थितियों में जाने से बचेगा, नकारात्मक जो है विचार मन में आने पर सकारात्मक विचार की तरफ उन्मुख होगा। तो यह बहुत बड़ा बड़े एक गुण है इस विधि का कि व्यक्ति अपने मानसिक प्रक्रियाओं को स्वयं समझ करके वो जानता है कि कहाँ जाकर के उसको खुशी मिलेगी और कहाँ वो दुखी होता है, तो अपने आप को बचा सकता है। जीवन की तमाम कठिनाइयों, तमाम जो अवसाद के तनाव के क्षेत्र हैं
उन क्षेत्रों में अपने आप को झोंकने से बचाने का प्रयास कर सकता है व्यक्ति, यदि वह अच्छी तरह इस चीज को जाने कि कहाँ जाने से उसको खुशी मिलती है, कहाँ जाकर के वो दुखी होता है। तो यह इस विधि का सबसे बड़ा सर्वोत्तम गुण है। दूसरा, इसके प्रयोग के लिए किसी प्रयोगशाला या यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुत बड़ा एक पक्ष है कि हमेशा जब भी प्रयोग शब्द हम सुनते हैं, एक्सपेरिमेंट शब्द सुनते हैं, तो हमेशा इसके लिए लेबोरेटरी हमारे ध्यान में आ जाती है कि जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो लेबोरेटरी की जरूरत होगी। फिर कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, कुछ उपकरण भी चाहिए होंगे। किसके लिए? प्रयोग के लिए। लेकिन यह अंतर्दर्शन विधि ऐसी विधि है जिसके प्रयोग के लिए ना ही किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है और ना ही किसी उपकरण की, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कहीं भी कभी भी अपने अंतर्मन में ध्यान करके अपने बारे में विचार कर सकता है कि कौन सी बातें, कौन से विचार उसको परेशान करते हैं, कौन सी बातें, कौन से विचार उसको सकारात्मकता की तरफ उन्मुख करते हैं, कौन व्यक्ति इसको खुशी देते हैं, किनसे मिलना उसको अच्छा लगता है और किनसे कौन व्यक्ति है जो उसको नकारात्मक विचारों से प्रभावित करते हैं, नकारात्मक धारणा मन में उसके बनाते हैं। इन परिस्थितियों से अपने आप को रोकने में वो समर्थ होता है और इसके लिए ना ही किसी उपकरण की जरूरत है और न किसी प्रयोगशाला की जरूरत है। यह बहुत बड़ा इसका एक सबल पक्ष है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि इस पद्धति के बार-बार प्रयोग करने से व्यक्ति की विचार शक्ति बढ़ती है। वह दूसरों के मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए भी जो है तत्पर हो उठता है। अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। जैसे-जैसे विचार करता है वो स्वयं, विचार शक्ति, चिंतन शक्ति बढ़ती है और तमाम समस्याओं के समाधान के लिए एक तरह से उसके मस्तिष्क में जो बातें आती हैं, जो विचार आते हैं, समाधान जो सूझ आता है, एक इनसाइट उसके मस्तिष्क में जो बनती है, उसका जो है यूज़ वो दूसरों के समस्याओं के समाधान में भी कर सकता है। तो व्यक्ति की विचार शक्ति बढ़ती है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और उसके आधार पर दूसरों के समस्याओं के समाधान करने के लिए भी वो आगे बढ़ता है, प्रयास करता है। यह इसकी सबसे बड़ा एक विशेषता है। फिर यह विधि मनोविज्ञान को दूसरे विज्ञानों से अलग करती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि विज्ञान की श्रेणी में जब हम इसको ले गए थे, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान जिसका ऑब्जर्वेशन करें, जिसका एनालिसिस करें, जिसका डेटा रिकॉर्ड करें, फिर जिसका जनरलाइजेशन हो और उसको एक तरह से फिर से हम एक प्रमाणित कर सकें कि जो हमें तथ्य मिला, जो जन सामान्यीकरण एक विचार का हुआ था, वो हूबहू सही है कि नहीं। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भी मनोविज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यक्ति अपना निरीक्षण कर सकता है, अपने विचारों के बारे में, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकता है। बाकी जगह हमेशा दूसरों का ही अध्ययन करना होता है। तो प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य दोनों अलग-अलग होते हैं, अर्थात जिसके ऊपर प्रयोग करना है वो प्रयोज्य और जो प्रयोग कर रहा है वो प्रयोग करता है। ये हर विज्ञान में अलग-अलग होते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान हुआ और इस विधि के माध्यम से उसको ऐसा एक तत्व मिला, एक तथ्य मिला कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं एक ही व्यक्ति होते हैं, अर्थात प्रयोज्य भी और प्रयोगकर्ता भी। इसके माध्यम से बाकी विज्ञानों से ये अलग है। फिर पांचवी इसकी विशेषता है कि इस विधि के माध्यम से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ। हमने पहले भी चर्चा किया कि पहली प्रयोगशाला जो है वो विलियम वुंट ने स्थापित किया, वहीं से उन्होंने संरचनावाद को जन्म दिया और संरचनावादियों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली पहली विधि थी अंतर्दर्शन विधि। यहीं से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ। इस प्रकार से ये इसके कुछ गुण हैं अंतर्दर्शन विधि के। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुण ही है, इसके कुछ दोष भी हैं। आइए उन पर भी विचार करते हैं। साथियों, अंतर्दर्शन विधि के कुछ दोष भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सीटेट वगैरह में या तमाम राज्य सरकारों में जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो गुण दोष इन आधारों पर भी प्रश्न होते हैं। इन विधियों के प्रवर्तक, इनके संप्रदाय किस संप्रदाय से जुड़े हैं, किन व्यक्तियों ने इसका आरंभ किया, इन तमाम बिंदुओं से प्रश्न होते हैं। तो दोषों के बारे में विचार हम करते हैं। पहला बिंदु है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन असंभव है, क्योंकि
वे चंचल, अस्थिर और अस्पष्ट होती हैं। ये हम सभी जानते हैं। हमारा मूड हुआ कुछ खाने का, खाने के लिए हमने विचार बनाया कि चलते हैं हम दुकान पे चल के पकौड़े खाएंगे। जब वहां गए तो पकौड़े के साथ समोसे मिल रहे हैं, कुछ गोलगप्पे मिल रहे हैं, कुछ चाट मिल रहा है, कुछ अन्य चीजें मिल रही हैं। तो वहां पर जाने के बाद जो पहले हमने सोचा था उनमें शीघ्र ही परिवर्तन हो जाता है। कई ऐसे संवेग, अनुभूति या विचार आदि होते हैं जो पहले अलग और बाद में अलग होता है। हमें बहुत गुस्सा आया अपने किसी मित्र पे कि उसने हमको अब तक बताया और आया नहीं। समय दिया था 12 बजे, 1 बज गया, अब तक नहीं आया। हम गुस्सा हुए और यहाँ से चल दिया, उससे मिल जाएगा तो आज उसको बताएंगे। जैसे हम गए देख रहे हैं वो हमारे लिए कुछ हमारे अनुकूल चीज लेकर के आ रहा है, या फिर किसी ऐसी समस्या में फंस गया था जिस कारण से वो लेट हो गया। तो ये तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो यकायक हमारी मानसिक प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रकार से देखें तो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह चंचल है, बार बार परिवर्तन होता है, अस्थिर है, अभी यह अभी वह हो जाता है, और अस्पष्ट है। वास्तव में हमें गुस्सा आया था कि स्नेह आया था, कब बदला, कितने देर गुस्सा आया था, कब स्नेह आ गया, इन चीजों को अलग अलग स्पष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अंतर्दर्शन विधि का यह सबसे बड़ा दोष है कि इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं हो सकता है। दूसरा, इसमें निरीक्षण और अनुभव ये दोनों ही कार्य स्वयं को करना होता है। अर्थात जो व्यक्ति प्रयोग करता है वही अपने अनुभवों को, अपने अनुभूतियों का अध्ययन करना शुरू करता है, स्वयं करना है। अर्थात एक ही समय में हमें अपना निरीक्षण कर देना है और हमने क्या अनुभव किया यह भी देख लेना है। और ये दोनों ही परस्पर विरोधी चीजें। हम जो अनुभव कर रहे हैं उसका निरीक्षण भी हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। हमेशा कोई निरीक्षण करता दूसरा होता है और अनुभव करता दूसरा होता है। दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि जो अनुभव है या अनुभूति है, इसको शब्दों के माध्यम से हूबहू प्रकट करना बहुत मुश्किल है। इसमें चौथे में हमने लिखा, अलग से इसको लिए दिया भी है। पहले तीसरे को देख लेते हैं। इसका प्रयोग मात्र वयस्क व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है, जबकि से जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है बच्चे के विकास परंपरा का अध्ययन करता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक के तमाम विकास अवस्थाओं में शैक्षिक प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। और जो बच्चे छोटे हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, वो अपने बारे में स्वयं उनकी मानसिक प्रक्रियाएं कैसी घटित हो रही हैं, कैसे परिवर्तित हो रही हैं, वो बताने में असमर्थ है। इसलिए सिर्फ वयस्क मात्राओं पर प्रयोग हो सकता है, बाकी पर नहीं हो सकते। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। फिर चौथा, अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हमने ऊपर एक चीज देखा था कि निरीक्षण और अनुभव ये दोनों विरोधी हैं, तो इनको दोनों को संचालित एक समय में नहीं किया जा सकता। इसका चौथा एक यह भी दोष है कि अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जाता। आपको कितना आनंद आया, कैसी अनुभूति, आप बस कह नहीं सकते हैं, ऐसा कह देते हैं। आप बताते हैं क्या कि 4 मीटर जो है लंबी अनुभूति हुई, या 2 किलो अच्छी अनुभूति है, इतने खुश हुए, लगभग 400 ग्राम खुश हुए होंगे, ये हम बता सकते हैं क्या? तो शब्दों के माध्यम से अनुभूतियों को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह सबसे बड़ा दोष है इसका, विधि का। फिर यह आत्मगत विधि है, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। आत्मगत से क्या तात्पर्य होता है? व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया है वो दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है, परस्पर तुलना ही नहीं किया जा सकता है, और तुलना के आधार पे एक दूसरे की मनस्थिति को एक ही जैसे, एक ही प्रकृति में लाना असंभव है, लाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये तमाम इसके दोष भी हैं। और इस बिंदु के साथ साथ तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज ये शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए इसमें पहला विधि जो है अंतर्दर्शन विधि, इसके बारे में चर्चा किया। आप ध्यान देंगे जब सीटेट सरीखे जो परीक्षाएं हैं, या तमाम राज्यों की यूपी टेट है, या रीट जो है राजस्थान राज्य की, वो तो इनमें जो सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी हैं वो विशेष रूप से इन चीजों को ध्यान देंगे कि इसमें सीटेट को हम आधार तो बना ही रहे हैं, जिसमें सामान्यतः एक तो ये विधि किस संप्रदाय से संबंधित है। सामान्यतः ये संरचनावादियों की विधि है, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन में क्या किया जाता है, ये आत्मगत विधि है, स्वयं का इसमें
अध्ययन किया, स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किन लोगों ने इसमें संरचनावाद में इसके लिए कार्य किया, तो विलियम वुंड और टीचनर ने विशेष रूप से इसमें कार्य किया है और इन्होंने इस विधि को जन्म दिया है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन अध्ययन विधि है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। यह मनोविज्ञान को बाकी विज्ञानों से अलग करने वाली विधि है। क्यों? क्योंकि बाकी विज्ञानों में कार्य कारण में कार्य जो प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता दोनों अलग-अलग होते हैं और इसमें एक ही होते हैं। और 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, उस प्रयोगशाला के प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर संरचनावादियों ने इस विधि को जन्म दिया था। और इसके कुछ गुण और इसके दोषों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होगा। ठीक है, आपके कुछ प्रश्न रहते हैं या कोई अन्य जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे। हम अग्रिम कक्षा में उस पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अग्रिम इस श्रृंखला के अगले व्याख्यान के साथ कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।